मनोविज्ञान के एपिसोड 2 में मैं रुपेश आपका स्वागत करता हूं। एपिसोड 1 में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फर्स्ट पार्ट में हमने आनुवंशिकी के बारे में कुछ बेसिक चीजों के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम आनुवंशिकी के कुछ सिद्धांतों के साथ साथ वातावरण की एक व्यक्ति के विकास में क्या भूमिका होती है उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको आनुवंशिकी के सिद्धांतों के साथ साथ वातावरण की भूमिका का जो महत्व है शिक्षा मनोविज्ञान में है वो आपको समझ में आएगा। चलते हैं, पहले कुछ सेकंड में हम पीछे का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने जब हमने आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा तब हमने देखा कि आनुवंशिकी में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक व्यक्ति जन्म के समय यानी जब वह मां के गर्भ में आता है उसी समय जो अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से, अपनी प्रजाति से जो भी जन्मजात योग्यताएं, क्षमताएं, क्रियाएं, विशेषताएं प्राप्त करता है वो सारी की सारी चीजें आनुवंशिकी में आ जाती है। आनुवंशिकी का स्थानांतरण होता है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के अंदर जो डीएनए के अंदर जो जीन की संरचना पाई जाती है उसके कारण होता है। हमारे जो डीएनए होता है जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, इसकी ये जो संरचनाएं होती है इन संरचनाओं को हम लोग जीन कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। स्थानांतरण जीन के द्वारा होते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री में टोटल 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं जिनमें से 22 गुणसूत्र शारीरिक विशेषताओं की और 23वां गुणसूत्र जो होता है वो संतान के लिंग का निर्धारण करता है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी कि एक संतान लड़का होगा या लड़की होगी। इन सब के बारे में अगर आपने जानना है तो आप एपिसोड 1 चैनल पर देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज का हमारा जो वक्त है वो है इन सब के बाद आगे अगले पार्ट में जानने का, और उनको हम कहते हैं आनुवंशिकी के सिद्धांत। देखिए, आनुवंशिकी के सिद्धांत क्या है? कोई भी बिंदु होता है उसके जो सिद्धांत होते हैं वो उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे सीखने के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि सीखना कैसे होता है, किन प्रक्रियाओं से होता है, सीखते क्यों हैं, सीखते किस प्रकार से है। बुद्धि के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि बुद्धि क्या है, कैसे काम करती है, किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। ऐसे व्यक्तित्व के सिद्धांत हमें ये बताते हैं अलग अलग, कुछ व्यक्तित्व को प्रकारों में विभाजित करते हैं, कुछ व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया बताते हैं। शील गुण सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि व्यक्तित्व किन शील गुणों से या किन विशेषताओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसी प्रकार से आनुवंशिकी के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि आनुवंशिकी कैसे प्राप्त होती है, किन कारणों से आनुवंशिकी प्राप्त होती है और इन आनुवंशिकी का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें मोटे मोटे 4-5 सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। हम एक एक सिद्धांत के ऊपर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। और ये जो कुछ भी मैं जिस सीक्वेंस में चल रहा हूं, मेरी जो 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड, इन तीनों की जो अलग अलग शिक्षा मनोविज्ञान की किताब है उसी सीक्वेंस को मैं फॉलो कर रहा हूं। तो आप क्लास देखकर अगर बुक पढ़ते हैं या बुक पढ़कर अगर आप क्लास देखते हैं तो आपको बिल्कुल वही सीक्वेंस मिलेगा बुक में भी और वही सीक्वेंस मिलेगा मेरे इन छोटे छोटे वीडियोज में भी। चलिए शुरुआत करते हैं आनुवंशिकी के सिद्धांतों की। आनुवंशिकी के सिद्धांतों में मैं पहले एक आपको रूपरेखा बता दूं कि ये सिद्धांत हम जानने वाले हैं आने वाले कुछ मिनट्स में। पहला है वीजमैन का बीजकोशीय निरंतरता का सिद्धांत, एक एक की चर्चा करेंगे। दूसरा मेंडल का सिद्धांत, फ्रांसिस गाल्टन का बायोमेट्री, चार्ल्स डार्विन का उद्भववाद या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, लेमार्क का अर्जित गुणों की वंशागति के सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत तो हम लोग थोड़े थोड़े चर्चा करने वाले हैं। इतना ही हमारे मनोविज्ञान के हिसाब से सिलेबस में है। अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आपको डिटेल में भी पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन हमारा काम संक्षिप्त चर्चा से हो जाएगा। उसके बाद हम आनुवंशिकी के 3 नियमों की चर्चा करेंगे और ये 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस प्रश्नों का अगर आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने पॉजिटिव क्वेश्चन भी पूछे हैं और नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछे। पॉजिटिव कैसे पूछे कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिकी का एक नियम या सिद्धांत है, या नेगेटिव क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि 4 विकल्पों में एक
अलग से विकल्प देके पूछ लिया कि इनमें से कौन सा आनुवंशिकी का या हेरेडिटी का नियम नहीं है, तो दोनों प्रकार के प्रश्न इसको पढ़ने के बाद आप उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीजमैन के बीजकोशीय निरंतरता। बीजकोश किसको हम कहते हैं, इस वर्ड को हमें समझने की जरूरत है। बीजकोश यानी बीज जो होता है, आज हम जमीन में बीज डालते हैं तो वही तो उगकर एक पौधे का और बाद में जाके वृक्ष का रूप लेता है। तो आपका और हमारा जन्म या किसी भी जीव का जब जन्म होता है तो जिन कोशिकाओं के माध्यम से जन्म होता है उसी को ही हम लोग बीज कोश कहते हैं। बीज कोश को अंग्रेजी में जर्म और कोश के लिए कोशिका यानी सेल वर्ड यूज होता है, यानी ये वो कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा हमारा जन्म हो रहा है। तो जर्म सेल यानी बीज कोश, और उसकी क्या निरंतरता यानी उसकी कॉन्टिन्यूटी होगी। कॉन्टिन्यूटी मींस इसका मतलब क्या है, वेइजमैन का जो मानना है वो क्या है, वेइजमैन ये मानते हैं कि जो जर्म सेल हमें मिले हैं किससे, हमारे माता पिता से, वो जर्म सेल जो हमें हमारे माता पिता ने हमें दिए जिससे हमारा जन्म हुआ है, हमारे माता पिता को वो जर्म सेल कहां से मिले, उनके माता पिता से, यानी हमारे दादा दादी नाना नानी से। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को किसने दिया, ग्रैंड पेरेंट्स ने। अच्छा, हमारे दादा दादी नाना नानी को किसने दिया, तो उनके माता पिता, दादा पर दादी पर नाना पर नानी, और उनको किसने दिया, और उनके ऊपर। तो ऐसे करते करते जो हमारी आनुवंशिकी जो आज हमारे पास है, एक्चुअल में ये हमारे बहुत हजारों लाखों साल पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी है। यहां निरंतरता का मतलब क्या है, निरंतरता का मतलब है कि एक ऐसी चीज जो आज मेरे पास है मुझे उसको संभाल कर रखना है और वक्त पड़ने पर मुझे अगली पीढ़ी को देना है, और वो अगली पीढ़ी फिर संभाल कर रखेगी और फिर उसको अगली पीढ़ी तक देना है। तो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है वो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो माता पिता होते हैं, एक बच्चे के जो गार्डियन होते हैं, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, वो और कुछ नहीं होते, वो इस आनुवंशिकी के संरक्षक होते हैं। संरक्षक मींस ट्रस्टी। अब आप जानते हैं कि कोई भी ट्रस्ट होता है ना, तो उस ट्रस्ट में जो चीजें होती हैं उनको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी ट्रस्टी की होती है। तो ऐसे ही माता पिता का मेन काम क्या है, जो आनुवंशिकी उसको माता पिता से, अपने माता पिता से मिली, संभाल कर रखो और वक्त पड़ने पर आने वाली पीढ़ी को दो, और चलो फिर आने वाली पीढ़ी अगली पीढ़ी को देगी, वो अगली को, वो अगली को। तो ये श्रृंखला प्राचीन काल से चली हुई आ रही है और आने वाले भविष्य में चलती रहेगी। ये सबसे पुराना सिद्धांत आनुवंशिकी का माना जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी आनुवंशिकी में पिछले लाखों सालों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसीलिए यह सिद्धांत ये मानता है कि एक बालक उतना ही प्राचीन होता है जितने उसके वंश के संस्थापक पूर्वज, जिन लोगों ने उसका वंश स्थापित किया, उसके जो पूर्वज थे, उनके अंदर भी वही आनुवंशिकी है जो आज एक बच्चे में है। इसका मतलब इन लाखों सालों में उसकी आनुवंशिकी में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए अगर कल को ऐसा प्रश्न घुमाकर आ जाए कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत अर्जित गुणों की वंशागति या आनुवंशिकी में समय के साथ होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है या उसको मान्यता नहीं देता है, तो वेइजमैन उसमें पक्का आएगा। तो ये तो था सबसे पुराना सिद्धांत वेइजमैन का, जो ये कहता है कि जो बीजकोश होते हैं वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होते हैं। माता पिता आनुवंशिकी के गार्डियन, संरक्षक, ट्रस्टी होते हैं, और एक बच्चा उतना ही प्राचीन होता है जितने वंश के संस्थापक पूर्वज होते हैं। ये बहुत छोटा सा सिद्धांत है और इससे ज्यादा इसमें पूछा भी नहीं जाता है। करने को तो आप वेइजमैन पर बहुत डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की सीमा होती है, समय की सीमा होती है, ऊर्जा की सीमा होती है। अच्छे विद्यार्थी को जैसे बुद्धि की परिभाषा होती है, स्टोडार्ड के बहुत फेमस बुद्धि की परिभाषा होती है कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो जो कार्य करता है वो एक तो उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी विद पर्पस होता है। दूसरी बात मितव्ययी होता है। मितव्ययी का मतलब होता है
जो उतना ही खर्च करता है अपनी एनर्जी को, अपने समय को, जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम भी उसी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए किसी भी पार्ट को उतना ही पढ़े जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। अन्यथा पढ़ने के लिए तो साहित्य भरा पड़ा है, हम कितना पढ़े, कितना समय देंगे, कितनी एनर्जी देंगे, हमारी एनर्जी अन्य चीजों में जाया न हो। अगला सिद्धांत आता है जॉन ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकी सिद्धांत। हम सब जानते हैं कि ग्रेगर मेंडल, हमने 10वीं क्लास में, आप याद करो, आप वो टी 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 वाला पक्का रट्टा मार के गए होंगे, क्योंकि टीचर ने, साइंस वाले टीचर ने आपको पक्का बोला होगा कि बेटा ये तैयार करके जाना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और वही चीज आज भी काम आ रही है हमारे। जॉन ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने आनुवंशिकी के सिद्धांतों को समझाने के लिए 3 नियम दिए थे, और उन 3 नियमों से हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। वो 3 नियम कौन से हैं? पहला नियम अगर हम यहां से देखें, पहला नियम जो है वो आप कह सकते हैं प्रभावशालीता का नियम। प्रभावशालीता, प्रभावशालीता का मतलब इन इंग्लिश वी कॉल इट डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी प्रभावशालीता का नियम क्या कहता है, पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्क इतना है कि मेंडल के टाइम जीन वर्ड नहीं था और ना ही क्रोमोसोम था, तो उस समय जो वर्ड यूज किया जाता था वो किया जाता था युग्मक, गैमेट्स। और आज भी हम गैमेट वर्ड यूज करते हैं। जो माता और पिता से जो कोशिकाएं प्राप्त होती हैं संतान को, उनको गैमेट्स कहते हैं, युग्मक कहते हैं। और गैमेट्स जब मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तब जाइगोट बनता है, युग्मज बनता है। तो ये जो गैमेट होते हैं, जो माता पिता से प्राप्त होते हैं, मेंडल का कहना है कि एक विशेषता के लिए 2 प्रकार के गैमेट मिलते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे एक बच्चा है, उसको बाल कैसे होंगे, इसकी विशेषता माता से भी प्राप्त होती है और पिता से भी प्राप्त होती है। अब बच्चे के बाल कैसे होंगे, माता जैसे होंगे या पिता जैसे होंगे? अब ये तो बोलते हैं ना कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो ऊंट के बैठने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए जब बच्चे का जन्म होता है तब हम देखते हैं, अच्छा आंखें पापा पर गई है, अरे नाक देखो, इसका नाक तो इसकी मां जैसा है, अरे देखो इसके कान कितने छोटे छोटे, एकदम पापा जैसे मेरी तरह। अब हम क्या कहेंगे यहां पे? हम ये कहेंगे कि हर विशेषता 2 जगह से प्राप्त होती है, माता पिता। अब जो डोमिनेंट होगा, जो प्रभावशाली होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप ये कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा। और यही चीज मेंडल ने कही कि अगर एक लंबे पौधे का एक बोने पौधे के साथ अगर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन यानी वर्ण संकर किया जाए, तो जो लंबेपन का जो गुण है वो प्रभावशाली होगा, तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी उसके पौधे लंबे पैदा होंगे। क्यों लंबे पैदा होंगे? क्योंकि लंबेपन का गुण प्रभावशाली है। तो पहला तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभावशालीता का नियम। दूसरा कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। स्वतंत्र अपव्यूहन यानी आप इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का जो रूल है, जो नियम है, जो लॉ है, वो क्या कहता है? इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक विशेषता, जैसे लंबे और बोने की अगर अपन तुलना करें, जैसा कि मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, तो लंबेपन और बोनेपन की जो विशेषताएं हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 आदमी हैं, वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं सोशियली, फैमिली के रूप से या किसी रिलेशनशिप के हिसाब से, लेकिन दोनों का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। तो जब दोनों चलेंगे तो भले ही साथ चल रहे हो, लेकिन अस्तित्व दोनों का अलग अलग है। इंडिविजुअल असॉर्टमेंट का यही मतलब होता है कि 2 विशेषताएं जब आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर होती है तो भले ही वो साथ जा रही है, इनमें से एक डोमिनेंट होगी, एक रिसेसिव होगी, एक प्रभावशाली होगी, एक दब्बू होगी, लेकिन दोनों स्वतंत्र रूप से बहती है, दोनों स्वतंत्र रूप से बहेंगी। अच्छा, स्वतंत्र रूप से बहने का एक फायदा क्या होगा? जो तीसरे नियम में पता चलता है उसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम।
पृथक्करण का नियम होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जब वक्त मिलेगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जब हमारा वक्त आएगा, तब हम इंकलाब जिंदाबाद करेंगे। मतलब क्या हुआ, लंबे पौधे का बोने पौधे के साथ वर्ण संकर में एक ही एग्जांपल से तीनों रूल एक सीक्वेंस में एक्सप्लेन करता हूं। एक लंबा पौधा, एक बोना पौधा, आप समझ रहे हैं, मेरे हाथ ऊपर नीचे हैं, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। इन दोनों का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वर्ण संकर करवाया गया। पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे पैदा हुए, तो क्या उसमें बोनेपन का गुण गायब हो गया? मेंडल कहता है नहीं, प्रभावशालीता के कारण लंबा पौधा दिख रहा है लेकिन उसमें बोनेपन का गुण मौजूद है, यानी स्वतंत्र रूप से दोनों गुण एक साथ बह रहे हैं। अब क्या हुआ, पहली पीढ़ी के दो पौधों का जब वापस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वर्ण संकर करवाया, तो दूसरी पीढ़ी, जिसको साइंस की भाषा में F2 कहते हैं, पता वहां क्या हुआ, 3 पौधे तो लंबे और एक बोना पैदा हुआ। वो बोना क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आने वाली पीढ़ी में ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आएगा तो पौधा लंबा होगा, लेकिन अगर 2 स्मॉल टी आ गए तो क्योंकि दोनों ही स्मॉल हैं इसलिए पौधा भी क्या हो गया, बोना हो गया। इसका मतलब हर गुण ये अपने आप को पृथक करने की कोशिश करता है, पृथक करने की कोशिश करता है। यानी अगर आपके पास लाल रंग की गाय है, जैसे जो होती है ना ब्राउन कलर जैसी गाय है, और जैसे मान लीजिए उसका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया किसी ऐसे पशु से जो सफेद रंग का है, तो पहली पीढ़ी में हो सकता है कि वो धब्बे हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन आने वाली कुछ पीढ़ियों बाद ये संभव है कि एक पीढ़ी बिल्कुल व्हाइट कलर की हो जाए, एक पीढ़ी बिल्कुल रेड कलर की हो जाए, यानी हर गुण सेपरेट होने की कोशिश करता है। ये मेंडल का आनुवंशिकी का नियम और ये 3 उसके रूल हैं, ये लॉ हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट में, जो है फ्रांसिस गाल्टन का बायोमेट्री। बायोमेट्री अंग्रेजी का वर्ड है और आपको ध्यान होगा ये जो मैट्री वर्ड होता है ना, मैट्री, ये एक सीरीज को बताने के लिए होता है, जैसे ज्योमेट्री या जैसे आप कह सकते हैं और कोई वर्ड कहां भी, जहां कहीं भी मैट्री वर्ड आता है एक सीरीज को बताता है। गाल्टन बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, कई बार प्रश्न भी आया, अगर आप PYQ देखेंगे ना आपको पता चलेगा। 2-3 बातें गाल्टन में याद रखना। गाल्टन वो पहला आदमी है जिसने ट्विन स्टडीज प्रारंभ की, यानी जुड़वा बच्चों पर अध्ययन करने वाला पहला आदमी सर फ्रांसिस गाल्टन थे। गाल्टन वो आदमी थे जिसने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। हालांकि वो औपचारिक नहीं था, इसलिए हम औपचारिक रूप से बुद्धि परीक्षणों की निर्माण करने वाला व्यक्ति हम बिने और साइमन को मानते हैं, लेकिन बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत करने का अगर श्रेय किसी आदमी को दिया जाएगा तो वो सर फ्रांसिस गाल्टन को दिया जाएगा। गाल्टन ने आनुवंशिकी के अध्ययन को सबसे पहले शुरुआत की। दूसरी बात, गाल्टन ने एक बहुत फेमस बुक लिखी जिसका नाम है हेरेडिटरी जीनियस। ये काफी फेमस बुक है, हेरेडिटरी जीनियस। हेरेडिटरी का मतलब भी क्या हो गया, आनुवंशिक, और जीनियस का मतलब आप जानते ही हैं, आप में से कई लोग हैं भी। तो जीनियस का मतलब, हेरेडिटरी जीनियस का मतलब गाल्टन कहना चाहते हैं कि जीनियस आर बॉर्न, दे आर नॉट क्रिएटेड। इट मीन्स जीनियस पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। और जब आप ये कहते हैं कि जीनियस पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, इसका मतलब आप किसका समर्थन कर रहे हो, आनुवंशिकी का। इसका जस्ट उल्टा स्टेटमेंट है वाटसन का, जो क्या कहता है कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बनावट वाले बच्चे दीजिए, मेरे द्वारा तैयार क्या बोलते हैं उसको, विशिष्ट वातावरण में मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं। मतलब उसको चाहे कैसे ही हो, मैं कुछ भी बना दूंगा। ये वातावरण का प्रभाव है और पैदा ही ऐसे होते हैं, ये आनुवंशिकी है। तो इन दोनों में बिल्कुल आपको कॉन्ट्रास्ट समझ में आ गया होगा। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक सर फ्रांसिस गाल्टन लिखी, ट्विन स्टडी गाल्टन ने स्टार्ट की। शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत पहली शुरुआत करने का श्रेय भी हम फ्रांसिस गाल्टन को देते हैं। इसके अलावा आनुवंशिकी के अध्ययन करने का श्रेय भी गाल्टन को देते हैं। बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत करने का श्रेय भी सर फ्रांसिस गाल्टन को दिया जाता है। गाल्टन ये कहता है कि एक बच्चे को जो आनुवंशिकी प्राप्त होती है, जो उस आनुवंशिकी का 100% प्राप्त होता है,
उसका आधा यानी 50% तो उसको मिलता है उसके माता पिता से, यानी जस्ट जो गार्जियन होते हैं उनसे। इसका आधा कर दो तो उसका 1/4 यानी 25% वो मिलता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स से, यानी दादा दादी नाना नानी एटसेट्रा। उसका और आधा कर दो तो 1/8 मिलता है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी परदादा परनानी परदादा वगैरह वगैरह। और आगे कर देंगे तो 1/16 और आगे ऐसे चलता जाएगा। और ये आप जानते ही हैं गुणोत्तर श्रेणी गणित के अंदर आती है। गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद 1/2 हो और सार्वय अनुपात 1/2 हो, ऐसे अनंत पदों की श्रृंखला का योग हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की आनुवंशिकी में उसकी पीछे की कई पीढ़ियों का योगदान है, कोई गिनती नहीं है, अनंत तक जाने वाली श्रृंखला है। इसको बोलते हैं गाल्टन का बायोमेट्री सिद्धांत। इतना अगर आप गाल्टन में याद रख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नो मोर इज रिक्वायर्ड, इससे ज्यादा की आपको जरूरत भी नहीं है, पक्का कह रहा हूं। इसके बाद आता है, ये दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूं क्योंकि दोनों में काफी समानता है। पहले चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे और चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बहुत फेमस इनकी किताब रही थी। और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस पुस्तक में उन्होंने, ये टाइटल ऐसे याद रखना पड़ता है, इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं होता। इस पुस्तक में उन्होंने ये कहा था कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करती है। और यह बात हमेशा सत्य है कि प्रकृति केवल उसी का चुनाव करती है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। और उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वोत्तम के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था। डार्विन कहते हैं कि केवल वही प्राणी अपना और अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रख पाएंगे जो वातावरण की मांग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से क्या करेंगे, अनुकूलन करेंगे, एडेप्टेशन करेंगे। यानी जो जानवर या जो प्राणी वातावरण के अनुसार एडेप्ट हो जाएंगे, ढल जाएंगे, अनुकूलित हो जाएंगे, उनका तो अस्तित्व रह जाएगा और बाकी साफ हो जाएंगे। यानी प्रकृति केवल उन्हीं का चुनाव करेगी जो उसके अनुसार ढल गए, बाकी मारे जाएंगे। अब आप सोचिए, हो सकता है कि कभी ऐसा वक्त होगा जब ध्रुवीय इलाकों में काले भालू होंगे, कभी तो ऐसा होगा। लेकिन ध्रुवीय इलाकों में जहां चारों तरफ सफेद बर्फ की चद्दर बिछी रहती है, वहां अगर कोई काला भालू अगर कहीं रेंगता हुआ, कहीं चलता हुआ दिख गया तो शिकार सबसे पहला होगा। वो सारे मारे गए। और जो भालू सफेद रंग के थे वो बर्फ के साथ मिक्स हो गए, जिसको बोलते हैं कैमलियन इफेक्ट। जैसे गिरगिट का प्रभाव होता है ना, जैसे पेड़ पर बैठा होता है अपना रंग वैसा ही कर लेता है। तो जब फिगर और बैकग्राउंड, गेस्टाल्टवाद कहता है, जब फिगर और बैकग्राउंड एक जैसे हो जाए तो आकृति दिखनी बंद हो जाती है। रात के अंधेरे में काले कपड़े पहनकर कोई देख पाएगा, लेकिन सफेद कपड़ा होगा तो दिख जाएगा ना, तो वो कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। तो अगर भालू काला है और बैकग्राउंड काला है तो भालू बच जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट और भालू काला है तो शिकार हो जाएगा। तो वो भालू तो बच गए जो आज हम देख रहे हैं और बाकी मारे गए। तो आप कभी भी देखो रेगिस्तानी इलाकों में जो जानवर होते हैं उनका रंग मिट्टी जैसा होता है। आपको घने हरे जंगलों में जो सांप मिलेंगे वो अक्सर हरे रंग के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनका अस्तित्व रह गया और बाकी मारे गए, शिकार हो गए उनका। तो यही वजह है कि ये कहते हैं कि जो अनुकूलन जिनका हो जाएगा वो तो बच जाएंगे, बाकी मारे जाएंगे। इस प्रकार डार्विन का ये मानना है कि समय के साथ आनुवंशिकी में परिवर्तन आ जाता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में लेमार्क कहते हैं अर्जित गुणों के स्थानांतरण, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। यानी जो एट्रीब्यूट्स, जो विशेषताएं जानवर लाखों वर्षों में एक्वायर करता है, अर्जित करता है, बाहर से प्राप्त करता है, वे आगे जाकर पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाती है। इसका मतलब समय के साथ आनुवंशिकी में भी परिवर्तन आ जाता है। कहते हैं हम वानर थे और वानर से इंसान बने तो हमारी पूंछ गायब हुई है। वानरों जैसे हमारे बाल भी तो नहीं है ना, हमारे बाल हर जगह नहीं है जैसे वानरों के होते हैं। तो समय के साथ इसमें परिवर्तन आया है और इसी चीज को लेमार्क अर्जित गुणों की वंशागति के द्वारा बताते हैं। और बहुत फेमस एग्जांपल है जो शायद आपने स्कूल क्लास में पढ़ा होगा, जैसे जिराफ के गर्दन का लंबा होना,
हम राजस्थान में कह सकते हैं कि ऊंट की गर्दन का लंबा होना भी, क्योंकि अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आज हम जहां बैठे हैं वो किसी समय टेथिस सागर था राजस्थान में। जब टेथिस सागर इधर खंबात की खाड़ी है ना, ये कच्छ के रण की तरफ जब वो मूव हुआ तो यहाँ जो तल रह गया, तो शायद हो सकता है कि कंटीली झाड़ियां रही हो, पेड़ ऊंचे हो गए हो, तो ऊंट की गर्दन उसी के अनुसार लंबी हो गई। तो ये कुछ आनुवंशिकी के सिद्धांत हैं जिनकी हमने संक्षिप्त चर्चा की। अब हम आनुवंशिकी के 3 नियमों की चर्चा कर लेते हैं। वो 3 नियम कौन से हैं? आनुवंशिकी के 3 नियम है। पहला है समानता का नियम। समानता बोले तो सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब है कि जैसे माता पिता होंगे वैसी संतान होगी। आम के पेड़ के नींबू तो लगने से रहे, हाँ, आम के पेड़ के तो आम ही लगेंगे ना। तो जैसे बोलते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो जैसे माता पिता होंगे संतान वैसी होगी। और ये बात कुछ हद तक सत्य भी है। जैसे आनुवंशिकी में 80% जो आनुवंशिकी होती है उसका बुद्धि में रोल होता है। यानी अगर माता पिता इंटेलिजेंट है तो बच्चा 80% चांसेस है कि वो इंटेलिजेंट होगा। हाइट में 0.93 यानी 93% लंबे माता पिता की संतान 93% लंबी होगी। वो बोने होने के चांसेस कम है। जैसे माता पिता वैसी संतान। इसको बोलते हैं समानता का नियम या लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जाता है, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी जैसे हो वैसे ही माता पिता हैं वैसे ही बच्चे होंगे। और ये तो आप जानते ही हैं, आपके घर में अगर थार पारकर प्रजाति की अगर नस्ल की गाय है या राठी गाय है तो उसके बछड़े बछड़ियों को देखिए, वो भी आपसे मिलते जुलते, मतलब आपसे नहीं सॉरी, उससे मिलते जुलते ही होंगे जैसी माँ होगी। और दूसरा कहता है विभिन्नता। विभिन्नता मीन्स यहां कुछ वेरिएशन आएगा। तो लॉ ऑफ वेरिएशन क्या कहता है कि भाई आनुवंशिकी में 20-25 हजार जीन होते हैं। अब कौन सा जीन कहां कैसा क्या वातावरण के साथ अपना प्रभाव दिखा दे हमें नहीं पता होता। इसलिए एक ही माता पिता की सारी संतान एक जैसी नहीं होती। एक ही बेल के लगने वाले सारे तरबूज एक जैसे स्वाद में नहीं होते। एक ही पेड़ पर लगने वाले सारे आम स्वाद में या आकार में या उपस्थिति में या रंग रूप में एक जैसे नहीं होते। देयर मे बी सम वेरिएशंस, देयर माइट बी सम वेरिएशंस बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट। यानी आनुवंशिकी और वातावरण के बीच में होने वाली अंतः क्रिया के कारण वहां कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि सारे एक जैसे हों। बिल्कुल फोटोकॉपी तो हम भी अपने माता पिता की नहीं होते, उसमें वेरिएशन होता है। सगे 4 भाई है लेकिन चारों एक जैसे नहीं है, चारों में परिवर्तन है, स्वभाव अलग हो जाता है। एक शांत स्वभाव का है, दूसरा उग्र स्वभाव का है ना। तो ये वेरिएशन का नियम है। और तीसरा प्रत्यागमन का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यागमन जो वर्ड है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिग्रेशन। और रिग्रेशन का मतलब होता है एवरेज की ओर मूव करना, औसत की तरफ मूव करना, एवरेज की तरफ मूव करना। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि आनुवंशिक विशेषताएं जो भी आनुवंशिकी से प्राप्त होती है, वॉटेवर, चाहे बुद्धि हो, हाइट हो, कोई और पार्ट हो, आनुवंशिक विशेषताएं औसत की ओर गमन करती है। औसत की ओर गमन करने का मतलब, जैसे सपोज कीजिए हम ये कहते हैं कि एवरेज जो आईक्यू होता है वर्ल्ड का वो एवरेज 100 होता है। हम जानते हैं बुद्धि के सिद्धांत में, बुद्धि के चैप्टर में आप पढ़ भी लेंगे। एवरेज बुद्धि पब्लिक की, पॉपुलेशन की, जनसंख्या की 100 होती है। अब मान लीजिए कि माता पिता 140 आईक्यू वाले हैं, तो लाइक बिगेट्स लाइक के हिसाब से तो बच्चा भी 140 का होना चाहिए। लेकिन विभिन्नता का नियम कहता है कि देयर माइट बी सम चेंजेस, बच्चा 150 का भी हो सकता है, 130 का भी हो सकता है। लेकिन प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि कोई भी आनुवंशिक विशेषता औसत की तरफ गमन करती है। तो ज्यादा बुद्धि वाले माता पिता की संतान उनसे कम बुद्धि की होगी, क्योंकि 140 से अगर आपको 100 की तरफ आना है तो धीरे धीरे कम होना पड़ेगा। और अगर किसी, मान लीजिए माता पिता का आईक्यू 70 या 80 है, तो हो सकता है कि उनके बच्चों की जो आईक्यू है वो उनसे ऊपर हो, 90 हो, 85 हो, 95 हो। कहने का मतलब अगर माता पिता किसी गुण में कम है तो संतान उनसे ऊपर हो सकती है, और अगर ज्यादा है तो उनसे कम हो सकती, क्योंकि हमें क्या लाना है,
एवरेज। यही वजह है कि बौने माता पिता की संतान कई बार उनसे लंबी होती है और अधिक लंबे माता पिता की संतान उनसे कम हाइट की होती है। उसके पीछे रीजन है प्रत्यागमन का या रिग्रेशन का नियम। तो ये थे आनुवंशिकी के 3 नियम। पिछले वीडियो में हमने आनुवंशिकी के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी थी और आज हमने आनुवंशिकी के 3 नियम पढ़ लिए। अब अगला जो पार्ट आता है वो छोटा सा 5 मिनट का पार्ट है, तो वो भी हम इसी के साथ पूरा कर देते हैं और वो है वातावरण। अब वातावरण को समझने के लिए ये सारे एक साथ हैं जो आप रिवीजन करें तो आपके काम आएगा। वातावरण का मतलब क्या है? वातावरण को पोषण भी कहा जाता है, वातावरण को नर्चर भी कहा जाता है। वातावरण का मतलब, अब ये कई बार मैंने कक्षा में भी सवाल पूछा, मैंने कहा वातावरण का प्रभाव कब पड़ना प्रारंभ होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो कई बच्चे कहते हैं सर पैदा होने के बाद। अरे हम कोई पंखे की हवा की बात थोड़ी कर रहे हैं कि डिलीवरी होने के बाद जब वो बच्चा एसी की हवा खाएगा वो वातावरण है। वातावरण का मतलब क्या होता है? वातावरण का मतलब खाली भौतिक वातावरण नहीं होता। वातावरण कई प्रकार का होता है। शारीरिक, शरीर के हिसाब से जो भी हमें बाहर से मिल रहा है, भौतिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कितने प्रकार का वातावरण होता है। तो याद रखिएगा वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर उसी समय पड़ना प्रारंभ हो जाता है जब हम मां के गर्भ में एक कोशिका के रूप में यानी युग्मज बनते ही वातावरण का प्रभाव चालू, यानी युग्मज बनते ही आनुवंशिकी का काम पूरा, अब वातावरण का काम शुरू। अब वातावरण क्या है? तो रोज की एक बहुत अच्छी परिभाषा है कि जीन को छोड़कर हर एक वस्तु जो हमें प्रभावित रोज की परिभाषा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। जीन को छोड़ दो तो सब कुछ वातावरण है। देखिए जब बच्चा गर्भ में होता है, मां का खाना पीना, सोचना, हर काम करना, उसका चिंतन, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी एक्टिविटीज, वो क्या पढ़ती है, क्या देखती है, क्या सुनती है, हर चीज का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और पैदा होने के बाद तो पढ़ना ही है, वो तो नो डाउट पढ़ना ही है। तो वातावरण बहुत बड़ी शक्ति है और इसका प्रभाव गर्भधारण से पड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसमें 2 कैटेगरी के लोगों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक तो अनुभववादी। अनुभववादियों में आप बहुत फेमस आदमी है जिसका नाम आप पक्का जानते हैं और वो है जॉन लॉक। अनुभववादी को अंग्रेजी में कहते हैं एम्पेरिसिस्ट। तो जो एम्पेरिसिस्ट जो लोग होते हैं वो अनुभवों को महत्व देते हैं। वो ये कहते हैं जन्मजात कुछ नहीं होता, सिर्फ अनुभव जो बाहर से मिलते हैं वो अनुभव तो बाहर से मिलेंगे। तो जॉन लॉक का वो स्टेटमेंट आप याद करो कि एक बच्चा जन्म के समय खाली स्लेट या टेबुला रजा होता है। टेबुला रजा होता है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। तो खाली स्लेट की तरह एक बच्चा होता है और जिस पर वो अपने अनुभवों के द्वारा लिखता है। तो इसका मतलब ये लोग किसको महत्व देते हैं? अनुभवों को। अनुभव कहां से मिलेंगे? वातावरण से। दूसरी तरफ व्यवहारवादियों के बारे में मैंने आपको भी वाटसन का स्टेटमेंट दिया ही था कि वाटसन कहता है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और आप बताओ उनको क्या बनाना है, आप जो कहोगे मैं वही बना दूंगा। तो ये किसका समर्थन करते हैं? वातावरण का समर्थन करते हैं। जब हम ये कहते हैं तुम वहीं तक ही जा सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते, आनुवंशिकी है। और वातावरण क्या कहता है? अरे तुम्हारी योग्यता कुछ भी हो, मैं जो चल नहीं सकता उसको दौड़ा दूंगा। तो ये वातावरण है, ये वातावरण का प्रभाव है। तो ये दोनों ही वातावरण को महत्व देते हैं। और वातावरण के महत्व को बताने के लिए ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से डायग्राम लिया है। ये है यूरी ब्रानफेन ब्रेनर का मंडलीय मॉडल या पारिस्थितिकी मॉडल। इन इंग्लिश वी कॉल इट इकोलॉजिकल मॉडल। ये इकोलॉजिकल मॉडल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार इसके ऊपर प्रश्न भी आए हैं। इकोलॉजिकल मॉडल जो यूरी ब्रानफेन ब्रेनर ने दिया है उसके अंदर टोटल 5 प्रकार के सिस्टम उन्होंने दिए हैं। पहला माइक्रो सिस्टम, दूसरा मेसो सिस्टम, तीसरा एक्सो सिस्टम, चौथा मैक्रो सिस्टम और 5वां क्रोनो सिस्टम। ये कहता है कि एक बच्चे पर या एक व्यक्ति पर जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसको हम अलग अलग एरिया में या अलग अलग संदर्भ में डिवाइड कर सकते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, शुरुआत में जब जन्म होता है तो सबसे निकट का वातावरण सबसे ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव डालता है। आज भी हम जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस पड़ोस में रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। सबसे पहला उस व्यक्ति के ऊपर आता है माइक्रो सिस्टम, और माइक्रो सिस्टम को हिंदी में कहते हैं लघु या सूक्ष्म मंडल।
लघु भी कह सकते हैं और सूक्ष्म भी कह सकते हैं। लघु मंडल में कौन कौन आ रहा है? उसका परिवार आ रहा है, उसकी फैमिली आ रही है, उसका स्कूल, उसके पीयर्स जो संगी साथी हैं, जो उसके साथ खेलने वाले उसके दोस्त हैं वो आ रहे हैं, उसका पड़ोस आ रहा है, नेबरहुड आ रहा है, और आसपास कोई रिलीजियस सेटिंग्स है, कोई जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, यानी जो रिलीजियस जो वहां का एटमॉस्फेयर है वो उसका सबसे नेबरहुड का सबसे निकट वाला माइक्रो सिस्टम में आता है। माइक्रो और एक्सो के बीच में एक मेसो सिस्टम, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। एक्सो सिस्टम को बोलते हैं बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। ये उसके दायरे से थोड़ा बाहर का है, हालांकि ये प्रभावित तो करता है लेकिन उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। इसमें क्या क्या आएगा? उसका वो पड़ोस आएगा जो थोड़ा दूर का है, जैसे दूसरे मोहल्ले में, दूसरी कॉलोनी में, दूसरे शहर में। उसके अलावा उसका वर्क प्लेस, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, आज वो सीकर में रह रहा है या आज वो जयपुर में रह रहा है, उसके माता पिता का ट्रांसफर हो गया, वो बीकानेर चला गया, तो ये जब वर्क प्लेस का जो प्रभाव है वो एक्सो में आ जाता है। या मास मीडिया, मास मीडिया मतलब जैसे जो सोशल मीडिया वगैरह हम लोग यूज करते हैं, आज हम यहां बैठे हैं और आप यूरोप के वीडियोस देख रहे हो, अमेरिका के वीडियोस देख रहे हो, आप बैठे हो है राजस्थान में, आप हैदराबाद के वीडियोस देख रहे हो, तो ये मास मीडिया का प्रभाव भी एक्सो में आ जाता है। लेकिन ये जो तीर के निशान है ना, ये हमें ये बता रहे हैं कि मेसो सिस्टम इनके बीच के ऐसे भाग को बता रहा है जो पुल का काम करता है। कुछ चीजें जो माइक्रो की हैं वो एक्सो में जा सकती हैं, एक्सो की चीजें माइक्रो में आ सकती हैं। जैसे आज आप जहां रहते हैं, आपके बगल वाला घर, आपका जो पड़ोसी है वो आपके माइक्रो सिस्टम में है। आज आपके माता पिता का ट्रांसफर हो गया, आप सीकर से जयपुर चले गए। अब जयपुर में जहां जिस घर में आप रह रहे हो वहां बगल का जो पड़ोस है वो अब आपके माइक्रो सिस्टम में आ गया, और सीकर आपके माइक्रो सिस्टम से निकलकर एक्सो में चला गया। पहले जयपुर एक्सो में था, अब सीकर एक्सो में चला गया। तो ये इंटरचेंजेबल है, इसलिए ये तीर जो है वो दो तरफा लगाए गए हैं। और जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, खासतौर पे जब किशोरावस्था में आ जाता है, तो वो बाहर निकलता है, उसका दायरा बढ़ जाता है। उस समय हमारे जो विचारधाराएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, वो हमारी मान्यताएं हैं, विश्वास है, वो सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। और इन सब के साथ एक और चीज है जो लगातार जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, उसको हम बोलते हैं घटना मंडल या क्रोनो सिस्टम। ये हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले आरपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि एक बच्चे के माता या पिता की मृत्यु या संबंध विच्छेद किस कैटेगरी में आएगा, तो वो घटना मंडल में आएगा। आज कहीं बम फट गया, जैसे लाल किले पर ब्लास्ट हो गया, वो किस में आएगा? वो घटना मंडल में आएगा। ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ आ गई है, या कोई युद्ध हो गया, अगर रूस और यूक्रेन के बीच में किसी बच्चे ने अपने जीवन में युद्ध देख लिया, या इजराइल ने, जैसे इजराइल हमास का, या इजराइल और ईरान का, या इजराइल और यमन का कुछ लफड़ा चल रहा है, तो वो सारी चीजें घटना मंडल में आती है। ये पांचों सिस्टम मिलकर हमारे वातावरण को तैयार करते हैं और ये हमारा वातावरण है। अब अगले वीडियो में हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। अभिवृद्धि और विकास का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। और इसके साथ ही हम विकास के जो सिद्धांत हैं, जैसे विकास सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से परिधि की तरफ होता है, असमान दर होती है, वर्तुलाकार होता है, लंबवत न होता है, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा कंटेंट से भरा पूरा, एकदम पूरा पैक है ना, जैसे बोलते हैं ना डब्बा ठूस ठूस के भरा हो, ऐसे इस ठूस ठूस के भरे हुए इस कंटेंट वाले वीडियो में आप लोगों को कुछ उपयोगी जानकारी अवश्य मिली होगी। शेष चर्चा एपिसोड 3 में जारी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।